सर मैंने साइन थीटा कोस थीटा पर बहुत पिटाई करी है आपने। मुझे आज तक जीवन में यही नहीं समझ में आया कि वो साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम आता है। एक तो होता है कि अंकों की होड़, आपने 10वीं में बहुत अंक ले लिए, आप कहीं कामयाब नहीं हुए। एक +2 में काम का बहुत अंक ले लिए, कहीं आपका एडमिशन भी नहीं हुआ, वो भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आपने अंक भी ले लिए और कामयाब भी हो गए, डीएसपी भी बन गए। मैंने कहा इससे आगे भी मेरी एक इच्छा है कि ये ना हो कि आप डीएसपी बन के रिश्वत लेने लग जाओ, फिर मेरी शिक्षा में कमी रह गई। प्रयास है कि इस देश को हम क्वालिटी एजुकेशन दें, जिस शिक्षा की हमारे बच्चों को जरूरत है, जो एक अच्छा नागरिक भी बनाए, जीविका भी उपलब्ध कराए और नागरिक भी। हम कई बार अनावश्यक बच्चे पे बोझ डाल देते हैं कि बेटा आपने ना डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, नीट। जब उस बच्चे की मेडिकल में बायो में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, अगर आप उस बच्चे के साथ जबरदस्ती करोगे वो डॉक्टर नहीं बनेगा। इसलिए जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन हो, तो इन कोचिंग सेंटरों की जरूरत ना पड़े और अनावश्यक बच्चों पे बोझ ना। और उसका जो पैटर्न है सीखने का वो उल्टा हो जाता है। जो पहले उसको सुनाना था, उसको बुलाना था, उसको पढ़ाना था, वो चीजें छूट कर उसको लिखाने पे आ जाते हैं। हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आजकल नॉन अटेंडिंग बीएड और जेबीटी होती है। दुर्भाग्य है मेरे देश का। उनको चाहिए कि जितने भी टीचर्स हैं उनको, चाहे वो ट्रेंड भी हो, चाहे दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़े, स्किल डेवलपमेंट पे, हाउ टू टीच पे उनको ट्रेनिंग दी जाए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वजीर सर से, जो आर्या पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और मैथ के टीचर भी हैं। तो सर कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया सर। सर आप थोड़ा सा हमें आप बताइए अपने स्कूल्स के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कि आप उसको कैसे रन करते हो, कितने चैलेंजेज है स्पोर्ट्स में। अभी लास्ट टाइम हम आपके पास आए थे तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके स्कूल की एक बच्ची स्पोर्ट्स में अदर कंट्री में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। तो ये कैसे आप करते हो? आप थोड़ा सा समझाएंगे कुछ? सर मैं आपकी जानकारी में बता दूं, वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल एशियन यूथ जो चैंपियनशिप थी ना, वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है सर। एशियन यूथ चैंपियनशिप, एशिया के अंदर हमारी यूथ चैंपियनशिप हुई थी। उसमें हमारी वंशिका भोला जो यूथ में थी, अंडर 19 में आती है, 15 साल की लड़की है, +1 की छात्रा है, वो हमारे यूथ में गोल्ड मेडल लेके आई थी। तो सर चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं ग्राउंड पे, क्योंकि हम ग्रामीण अंचल से बिलोंग रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी संस्था है। तो बिफोर 25 ईयर्स, अप्रैल 1998 में मैंने संस्था का संचालन शुरू किया था। छोटे से मतलब कि किराए के भवन में, जैसे रेजिडेंशियल भवन होता है, छोटा सा मकान, उससे मैंने स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल था, बट मेरी रुचि बहुत थी सर। मुझे दो ही कामों में बहुत अच्छा लगता है, एक तो बच्चों को पढ़ाना और एक उनको खिलाना। दोनों में ही मेरी बहुत रुचि है। और जब जिस काम में रुचि हो, शायद वो थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो जाता है व्यक्ति के लिए। और रेगुलरिटी भी रही। सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं उसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी काम को बड़ी तेजी से किया, 10 दिन फिर रोक दिया, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर मन उतर गया आपका, तो उससे वो काम नहीं बनेगा। आपके काम में निरंतरता, जिसको हम कंटिन्यूसली बोलते हैं, वो होना जरूरी है। कंटिन्यूस 25 साल से सर मैंने इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। मेरे पड़ोस में एक छोटा सा गांव है कैरखेड़ी। जब मैंने विद्यालय की शुरुआत की, बड़ी मुश्किल से वहां 6-7 व्यक्ति मैट्रिक पास थे, ओनली 10वीं, और 2 या 3 गवर्नमेंट जॉब पे थे। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है और खुशी होती है कि उस छोटे से गांव में 7 एमबीबीएस डॉक्टर हैं और 56 यूथ नौजवान जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे है, चाहे इंडियन नेवी में हो, इंडियन एयरफोर्स में हो, या वो अपने इसमें बैंक में मैनेजर हो, पीओ प्रोविजनल ऑफिसर के रूप में हो। मतलब बहुत सारे पदों पर वो जो बच्चे युवा है, नौजवान है, सुशोभित कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे भी गर्व होता है। पिछले दिनों अपना हरियाणा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया था। हरियाणा सिविल सर्विसेज के रिजल्ट में मेरी जो छात्रा थी निधि नैन, उसको डीएसपी के लिए चयनित हुई है। तो एक गुरु के लिए, एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है जब उसके विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, जब वो एक अच्छा काम करते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं, तब उसको, गुरु को सबसे बड़ी जो है खुशी, सबसे ज्यादा खुशी तब हो। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे स्पोर्ट्स और एजुकेशन, ये पेरेंट्स को कैसे आप कन्विंस करते हो कि या आपके अपने बेटे को खेलने दो, खेलने में ज्यादा फोकस करने दो? सर या जहां वो तक मेरा अनुभव रहा है स्पोर्ट्स का, मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ कॉलेज में, मैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन को साथ लेके चला।
जहाँ लोग कहते हैं ना कि बच्चे को फ्रेश होने की जरूरत है। मान लीजिए कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कि भाई उस वो बच्चे को थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, 2 घंटे योगा व्यायाम प्राणायाम। मुझे जो लगा, मुझे जो अनुभव हुआ कि जो मेरे बच्चे 5 से 7 ग्राउंड पे रेगुलर खेलते हैं, वो बच्चे आप हैरान होंगे सर, लगभग लगभग मेरिट के बच्चे हैं एजुकेशन में। क्योंकि वो कुछ अलग नहीं सोचते, जो मेंटली थोड़ा प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है ग्राउंड में। तो खुद की मेरी बिटिया 3 नेशनल खेल चुकी है और पीएचडी कर रही है फिजिक्स में। आप देखो, मेल नहीं है, आप मेल नहीं मानोगे कि पीएचडी का स्टूडेंट फिजिक्स का वो 3 नेशनल खेल चुकी है। तो यानी कि उसको बड़ा अच्छा लगता है जब वो 2 घंटे खेलती है, उसका सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो खेल और शिक्षा दोनों साथ चल सकते हैं, बशर्ते यह है कि बच्चे की रुचि हो उस क्षेत्र में, उस खेल में, उस पढ़ाई में। हम कई बार अनावश्यक बच्चे पे बोझ डाल देते हैं कि बेटा आपने ना डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, नीट। जब उस बच्चे की मेडिकल में बायो में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, अगर आप उस बच्चे के साथ जबरदस्ती करोगे, वो डॉक्टर नहीं बनेगा। अगर वो आपके प्रेशर में डिग्री ले भी ली, मैं कहता हूँ आपके प्रेशर में वो पढ़ भी लिया, तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, अच्छा इलाज नहीं कर पाएगा। यानी कि वो हमारे देश के लिए घातक चीजें हैं। इसी प्रकार अगर आपके किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में डाल दिया आपने, जबरदस्ती डाल दिया, मान लीजिए उस बच्चे पे इतना प्रेशर है माँ बाप का कि वो इंजीनियरिंग कर भी ली, मैं नहीं मानता कि उसके ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों पर प्रेशर ना डालकर, बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालकर, हमें अपने बच्चों की इच्छा के अनुसार उसकी इंटरेस्ट, हमें जरूरी है कि उन बच्चों का इंटरेस्ट हम प्लस करें, कि हमें कम से कम बच्चे की रुचि के अनुसार उसकी प्रतिभा को निकालें। मैं ये काम करता हूं कि उस बच्चे के अंदर घुस जाता हूं, उस बच्चे को तो अपना दोस्त बना लेता हूं, उस बच्चे की सारी जो रुचि है ना वो बाहर निकाल लेता हूं, और फिर उसके अनुसार उस क्षेत्र में डालता काफी अच्छा है ये। अगली बार लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो एक आपने बड़ा अच्छा स्टोरी सुनाया था कि एक स्टूडेंट्स था, पूछा कि बोला जब आपसे मिला तो बोला कि सर साइन थीटा कॉस थीटा तो बहुत पढ़ा लिए, हूं। अब वही ये तो बता दो वही वही कि बिल्कुल बिल्कुल यूज सर, का। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ जिम्मेदार हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं बच्चे के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं उसको दोस्त बना लूं और उसकी भावनाओं को। अब मान लीजिए मैंने एक 10th क्लास तक कंपलसरी है मैथमेटिक्स, उस 10th क्लास तक मैथमेटिक्स मैंने उस बच्चे को पढ़ाया, और ट्रिग्नोमेट्री मैंने उसको पढ़ाई। अब उसको ट्रिग्नोमेट्री की बच्चे को इंटरेस्ट भी नहीं, नॉलेज भी नहीं। अब उस बच्चे ने पुलिस में जाना है, उसने कोई डायरी फार्म करना है, उद्योग करना है, जहां पर जहां पर उसका मतलब कि उस ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं उसकी लाइफ में। अब उस बच्चे ने मेरे से आकर सच में पूछा था, ये मैं सच्ची घटना है, कि वो बच्चा मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में है या बच्चा वो किसी दूसरे क्षेत्र में है। उसने कह रहा कि सब सर मैंने साइन थीटा कोस थीटा पर बहुत पिटाई करी आपने, मुझे आज तक जीवन में यही नहीं समझ में आया कि वो साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम आता है। ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत गलत है। मैं कहता हूँ 9th से ही बच्चे को उसी दिशा में डालना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं तो उसके इंजीनियरिंग के टॉपिक दीजिए। और एक दूसरी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो मैथमेटिक्स है, जो व्यवहारिक गणित है, व्यवहारिक, वो 8वीं तक जो होना चाहिए, जैसे हमारे लॉस एंड प्रॉफिट जो बैंकिंग के टॉपिक थे, हमारे काम और समय के थे, यानी कि जो व्यवहारिक है, जीवन में हर रोज काम आते हैं व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब पे हो, चाहे वो हमारी किसी भी सेना में सेवा कर रहा हो, यानी कि व्यवहारिक गणित जिसको सबको डेली काम आता है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी से उसको बाहर कर दिया। तो इसीलिए मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो व्यवहारिक गणित है वो बेसिक जरूर कंपलसरी करे, और जो चीजें हमारे इंजीनियरिंग में काम आती है, जो मेडिकल में काम आती है, वो जब बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है तभी उसको पढ़ाई जाए। ठीक है सर, बट मैं ये जानना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स था जो आपके पास आया था वो एक ही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम है। तो इसको एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इम्प्रूव किया जाए या स्टूडेंट को थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा बढ़ाया जाए, उस पर बात किया जाए कि भाई तू सोच खुद, जरूरी ये नहीं कि सर हमारी राष्ट्र, ये प्रॉब्लम आपने कहा कि किसी एक विद्यार्थी की नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे राष्ट्र स्तर पर है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। एक कोटा के अंदर एक लड़की ने सुसाइड किया है नोट लिख के। उसने, उस लड़की ने, आप हैरान होंगे, उन्होंने उसने लड़की ने विशेष हिंदुस्तान की सरकार से निवेदन किया है कि इन कोचिंग सेंटरों को बंद कर दो, कोचिंग सेंटरों को बंद कर दो। उस लड़की ने सुसाइड करने से पहले ये नोट डाला है कि अनावश्यक प्रेशर है हम पर,
हमारे माँ बाप जबरदस्ती हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चे की कोई इच्छा ही नहीं है। मेरा बचपन छीन लिया मेरी माँ ने ये कह के कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। मेरा मैंने जब से होश संभाला है, मेरी माँ की इच्छा है डॉक्टर डॉक्टर, ना कि मैं अच्छी नागरिक, ना कि मैं बेटी। मतलब कि उसने ये सुसाइड नोट में लिखना पड़ा कि ये कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए, ये बच्चों को अनावश्यक प्रेशर करते हैं। उनके युवा जो देश के बारे में जो सोच सकता है, हम देश के बारे में सोच ही नहीं सकते। हम अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में कुछ भी नहीं विचार करते। एक नीट 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 एक जे ट्रिपल ही हमारा माइंड जो है वास हो जाता है। इसलिए जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन हो, तो इन कोचिंग सेंटरों की जरूरत ना पड़े और अनावश्यक बच्चों पे बोझ ना। बिल्कुल सर, आई एग्री। अगला सर, ये एक दूसरी बात आपने ये बताई थी कि जब बच्चा 3 साल का होता है और स्कूल में आता है तो माँ-बाप बोल देते हैं कि इसको पहले लिखना सुनाओ, लिखना सिखा दो। आपने बोला था लिसनिंग इम्पोर्टेंट है, इसके बाद रिटर्न पे आते हैं। तो वो कैसे स्कूल में सर हम सर करें? सर LSRW ट्रेनिंग, हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आजकल नॉन अटेंडिंग बीएड और जेबीटी होती है। दुर्भाग्य है मेरे देश का। आजकल सभी कॉलेजेस में नॉन अटेंडिंग वर्ड आ गया है। लीगल वर्ड कहाँ से आ गया, ये लीगल वर्ड लीगल बन गया है। स्कूल में जाओ, +1 में बच्चा नॉन अटेंडिंग, +2 में नॉन अटेंडिंग, और तो और इंजीनियरिंग कॉलेज में नॉन अटेंडिंग। आने वाले MBBS भी नॉन अटेंडिंग बनेंगे, तो कहाँ से बताओ जीवन बचाएंगे। ये मेरे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो टीचर जिन्होंने ट्रेनिंग लेनी है बच्चों की, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, वो बिना कॉलेज में जाए ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले लिया बीएड और जेबीटी का। अब उन टीचर को भी नहीं पता, पेरेंट्स को भी ज्ञान नहीं है। पेरेंट्स फर्स्ट डे 3 साल का बच्चा भेजता है, कॉपी में काम नहीं दिया, वो कहता है जी कॉपी में काम तो मिला ही नहीं, क्योंकि उस माँ बाप को जानकारी नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं है। तो अगर प्रकृति को भी देखें, हम प्रकृति को देखें, तो सबसे पहले मनुष्य के कान बनते हैं, सबसे पहले। बिल्कुल और सर। कब बच्चा सुनना कब शुरू करता है, मैंने बहुत से लोगों से क्वेश्चन किया कि बच्चा कब सुनना शुरू करता है। कोई कहता है 6 महीने का बच्चा, कोई 3 का, कोई कहता है जन्म से ही। पर मैं अपनी जो सर्च है मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ, 27 से 28 सप्ताह का जब भ्रूण होता है माँ के पेट में, 27 से 28, तब उसकी श्रवण शक्ति शुरू हो जाती है, कान बन के तैयार हो जाते हैं। यानी कि वो बाहर की हलचल जो है, माँ के पेट में ही बाहर की हलचल को महसूस शुरू कर देता है। बाहर ज्यादा नॉइस है, डर जाता है बच्चा, सिकुड़ लेता है अपने आप को। बाहर अच्छा इन्वायरमेंट, इसलिए तो कहा गया कि माँ के पेट में जब बच्चा हो तो उसे अच्छा संगीत सुनना चाहिए, फुहड़ संगीत नहीं सुनना चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुननी चाहिए। इसी का कारण तो है हमारी प्रकृति में कि उस बच्चे के कान पक चुके हैं और वो बाहर की बातें सुन रहा है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग, सबसे पहले हमारी लिसनिंग मजबूत होनी चाहिए। और जब लिसनिंग होगी मजबूत, हम सुन पाएंगे बात, तभी तो उसका दिमाग में अमल होगा। जब हम सुनेंगे किसी बात को तभी तो हमारे फीड होगी। उसके बाद बच्चा पैदा होते ही अपनी आंख खोलता है, देखता है, समाज की चीजों को वॉच करता है। वो विद इन 1 मंथ 2 मंथ के बाद माँ की पहचान हो जाती है उसको। दूसरे अगर कोई भी दूसरा गोद लेता है वो रोने लग जाता है, दैट मीन उसको पहचान हो गई है, मेरी माँ ये। यानी कि वो देखता है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है। यानी कि उसके बाद जो है, वो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पैदल चलता है, यानी कि वो बोलता है मुंह से, माँ, माँ बोलेगा, दादा बोलेगा। यानी कि लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग। उस बच्चे से बुलवाइए, चाहे कहानी है, स्टोरी है, पोइम है, 1 2 है, वो बोलेगा मुंह से। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर रीडिंग होगी, फिर रीडिंग करे, पढ़ेगा, फिर अक्षरों की पहचान होगी उसको, और फिर राइटिंग, यानी कि लास्ट स्टेप है राइटिंग। पर दुर्भाग्य मेरे देश का कि वो टीचर मेरे देश में है, वो अनट्रेन टीचर है। फर्स्ट डे बच्चा आता है, उसको पेंसिल पकड़ाते हैं, लिख A फॉर एप्पल, अनार, उसकी राइटिंग भी खराब हो जाती है, क्योंकि बच्चे की उंगलियां पेंसिल पकड़ने के लायक भी नहीं है उस समय तक। वो राइटिंग भी उसकी गंदी हो जाती है, और उसका जो पैटर्न है सीखने का वो उल्टा हो जाता है। जो पहले उसको सुनाना था, उसको बुलाना था, उसको पढ़ाना था, वो चीजें छूट कर उसको लिखाने पे आ जाते हैं। ये मेरे देश का, मैं कहता हूँ, दुर्भाग्य है। मेरी सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि जितने भी टीचर्स हैं उनको, चाहे वो ट्रेंड भी हो, चाहे दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़े, स्किल डेवलपमेंट पे, हाउ टू टीच पे उनको ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल सर। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है हमारा कि कोविड था, लास्ट 2 ईयर्स सब बिल्कुल स्कूल क्लोज थे, सभी लोग घरों में कैद थे। उस टाइम पे आपने स्कूल को कैसे रन किया? क्या चैलेंजेस थे? कैसे आप स्टूडेंट तक पहुँचे? सर सब फर्स्ट ऑफ ऑल मार्च 2020 में कोविड का लॉकडाउन लगा,
किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। पर तो पहले 15 दिन का 14 दिन का लॉकडाउन था, वो बहुत खतरनाक था। सारा समाज डरा हुआ था, हम पड़ोस में भी नहीं जाते थे। हम खाने पीने की चीजें भी बाहर रखते थे 2-3 घंटे, आपके साथ भी मेरे साथ भी सबने देखा है वो। परंतु उसके बाद जब आफ्टर 14 दिन के बाद जब महसूस किया लोगों ने कि तो बीमारी है, ये कोई मतलब कि जो भय फैलाया गया था, तो ये नहीं कि प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक महामारी ना होकर ये तो मतलब कि जो कोविड-19 जो वायरस है, वो हो सकता है कि किसी देश ने अपनी लैब में तैयार किया, फैलाया, पता नहीं किस तरह का भरम फैले कहीं आई। पर तो मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की तभी बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट रखा। देखिए, अगर आपके साथ कितना ही भी हम ऑनलाइन हो रहे, जब फेस टू फेस आई कॉन्टेक्ट ना हो, बच्चे के साथ गुड टच ना हो, वेल डन बेटा, शाबाश बेटा, उसके सामने टीचर ना हो, तब तक वो पढ़ाई नहीं हो सकती छोटे बच्चों की, खासकर छोटे बच्चों की। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सर, जरूर मिलेंगे और जरूर शिक्षा पर अच्छी बातें करेंगे सर। मेरा भी प्रयास है कि इस देश को हम क्वालिटी एजुकेशन दें, जिस शिक्षा की हमारे बच्चों को जरूरत है, जो एक अच्छा नागरिक भी बनाए, जीविका भी उपलब्ध कराए और नागरिक भी। मेरी जो बेटी, मैंने कहा था कि डीएसपी बन के आई स्कूल में, मैंने उससे कहा बेटा, एक तो होता है कि अंकों की होड़, आपने 10वीं में बहुत अंक ले लिए, आप कहीं कामयाब नहीं हुए। एक +2 में का बहुत अंक ले लिए, कहीं आपका एडमिशन भी नहीं हुआ, वो भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आपने अंक भी ले लिए और कामयाब भी हो गए, डीएसपी भी बन गए। मैंने कहा इससे आगे भी मेरी एक इच्छा है कि ये ना हो कि आप डीएसपी बन के रिश्वत लेने लग जाओ, फिर मेरी शिक्षा में कमी रह गई। मेरी शिक्षा वो हो जो बच्चा जीविका भी कमाए उस शिक्षा से, और एक अच्छा नागरिक भी बने, एक देश का अच्छा नागरिक बने। मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपसे अभी बहुत जुलाई बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस काबिल समझा सर आपने, और मेरे से जो आपने जो समय दिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आपका भी धन्यवाद, आपने भी समय दिया मुझे, और मिलते हैं जुलाई में सर, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।